जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा के मुख्य बिंदु में है आज अप्रैल 2025 प्रतियोगिता दर्पण का ये नवीनतम सामान्य ज्ञान सेक्शन। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को आप देखेंगे तो इसके पूरे जो करंट अफेयर्स होते हैं मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें आप नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, नवीनतम सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स को आप देखेंगे। तो इससे पहले हमने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर कर लिया है और अब समय हो चला है नवीनतम सामान्य ज्ञान का। इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, मुख्य रूप से पर्सनालिटी जो भी न्यूज़ में रहे हैं, चाहे उनका डेथ हुआ हो, चाहे उनको पुरस्कार जो भी मिला हो, उनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आपको एक बार याद दिला दें कि आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बार फिर से सुन लें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ उस पर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहें। चलिए इसी टैग के साथ चलते हैं अपने सेशन में और देखते हैं क्या कुछ खास है इस सेक्शन में। वन लाइनर एग्जामिनेशन का जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए और स्पेशली प्रीलिम्स टेस्ट के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंटेंट को देखकर समझ जाएंगे कि इस पूरे सेक्शन का कितना वैल्यूएशन है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो इसका सेक्शन होता है उसमें एक एक एब्रिविएशन आता है जो न्यूज में होता है और इस बार इस अप्रैल संस्करण के लिए जो एब्रिविएशन दिया गया है उसे आईमैक इस बार काफ़ी चर्चे में रहा है। तो आईमैक का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार इसके ऊपर चर्चा किया हुआ है और इस बार दोबारा से ये चर्चे में है। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में इजराइल और गाजा के बीच में जिस तरीके से और हमास के बीच में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा, उसके बाद ये मैटर ठंडे बस्ते में चला गया था और लग रहा था कि शायद इसके ऊपर काम नहीं हो पाएगा। चूंकि ये भारत का प्रस्ताव था तो भारत ने एक बार फिर से इसके ऊपर पूरी दुनिया को जोड़ना शुरू कर दिया है और ये पूरा सेक्शन आप देखेंगे काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो है क्या ये? तो समुद्र एवं सड़क मार्ग के रास्ते भारत और यूरोप के बीच में मुख्यतः संपर्क रूट स्थापित करने का यह प्रस्तावित परियोजना है। इसका प्रस्ताव सितंबर 2023 में, याद रखिएगा, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में लाया गया था जब भारत G20 शिखर सम्मेलन का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। इस बात को आप याद रखेंगे और इसका समर्थन संबंधित देशों ने किया था। तो बड़े संख्या में इसको लोगों ने, पूरे देश ने समर्थन दिया था। फरवरी 2025 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा, आपको याद आ रहा होगा कि इंटरनेशनल वाले सेक्शन मैंने कवर किया था कि प्रधानमंत्री पहले फ्रांस गए थे जहाँ पे AI समिट में वो हिस्सा लिए थे और इसके बाद USA गए थे जहाँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात थी। इन दोनों यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस कॉरिडोर को भारत फ्रांस संबंधों के लिए अति महत्वपूर्ण बताते हुए इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सहमति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वार्ता में हुई है। तो आप देखते हैं, मैप के माध्यम से इसको देखने समझने का प्रयास करते हैं। भारत का देखिए ये मुंबई पोर्ट आपको दिख रहा है और गुजरात का ये मुंद्रा पोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों पोर्ट को सबसे पहले कनेक्ट किया जाएगा किससे? UAE से कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं UAE का जो है ये जेबेल अली जो है वो आपको बंदरगाह दिख रहा है। यहाँ से देखें आप, यहाँ पे इस चीज़ को कनेक्ट करते हुए अब ये कहाँ पहुँचने वाला है? सऊदी अरब के एक हिस्सा को कनेक्ट करेगा और यहाँ से सऊदी अरब को होते होते कहाँ पहुँच जाएगा? ये इजराइल से एग्जिट करते हुए कहाँ पहुँचेगा? हाइफा बंदरगाह, इजराइल का हाइफा बंदरगाह और फिर यहाँ से सीधा कहाँ? ग्रीस पहुँचने का इसका है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि भारत को अब यहाँ से सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ है कि आप देखेंगे कि भारत को यूरोप से जोड़ने के लिए अब मिडिल ईस्ट का जो है यहाँ पे जो काफ़ी अस्थिर एरिया रहा है और खासकर ये वाला हिस्सा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अस्थिर एरिया रहा है उसे यहाँ से हटाने का प्रयास है। और यदि ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपको आने वाले समय में होने वाला है। तो देखिए समय के साथ क्या होता है, कितना इसमें प्रोग्रेस जैसे जैसे होता जाएगा इस पर हम लोग सेशन में कवर करते रहेंगे। तत्काल इसको याद रखिएगा और जिस समय मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय भी ये टॉपिक एक बार फिर से काफ़ी चर्चे में है। प्रधानमंत्री का पूरा प्रयास है कि इसको इस बार, चूँकि वॉर शुरू होने के कारण आप देखेंगे बीच में रूस यूक्रेन वॉर और दूसरी तरफ जो है वो जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ था वैसे ही आप देखेंगे उससे कुछ समय बाद यूक्रेन और रूस का वॉर और आप नीचे देखेंगे कि इजराइल वाला वॉर जो है वो शुरू हो गया था, जिसके कारण अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेकर। देखते हैं इस सेक्शन में किस किस अपॉइंटमेंट की बात की गई है। सबसे पहले बात किया जा रहा है यहाँ NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। यहाँ पे NHAI का लोगो देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रूप में इसे जाना जाता है। फुल फॉर्म आप देखेंगे इसको तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है और ये एक सेंट्रल संस्था है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्य रूप से पूरे भारत में आप देखेंगे कि NH जो है वो NH राजमार्ग मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए जिम्मेवार है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ सेक्शन में हमने कवर भी किया था कि इस वर्ष जो आप देखेंगे डाटा जो आया था दैनिक जागरण में कि इस वर्ष लगभग 5,500 किलोमीटर जो है वो पूरा का पूरा NH बना हुआ है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इनके अध्यक्ष जो हैं इस बार पे पहले अभी संतोष कुमार यादव, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये संतोष कुमार यादव हैं, तो इनके अध्यक्ष पे संतोष कुमार यादव
के इस पद के कार्यकाल में 2 वर्ष की और भी वृद्धि कर दी गई है। फरवरी 2025 में इनके पद में वृद्धि कर दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री संतोष कुमार यादव की इस पद पर नियुक्ति दिसंबर 2022 में हुई थी तथा उनका कार्यकाल 17 फरवरी 2025 तक ही था, लेकिन उनके कार्यों को देखते हुए यहाँ पे 2 वर्ष की वृद्धि और कर दी गई है और अब इस पोस्ट पे ये 17 फरवरी 2027 तक रहेंगे। तो नाम याद रखिएगा, संतोष कुमार यादव जो हैं अभी किसके अध्यक्ष हैं? NHAI का अध्यक्ष हैं और अभी ये सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तेजी से पूरे देश में NH की जाल बिछाई जा रही है। खासकर जो मंत्रालय के जो हेड है नितिन गडकरी जी, तो उनके सानिध्य में और जो अध्यक्ष हैं उसके सानिध्य में पूरे देश में बहुत ही तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के सीईओ का भी 1 वर्ष का कार्य विस्तार दिया गया है। तो नीति आयोग के सीईओ VVR सुब्रमण्यम, तो जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये VVR सुब्रमण्यम हैं जो नीति आयोग के अभी क्या हैं? सीईओ हैं। तो अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इनके कार्यकाल में भी आप देखेंगे कि 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। तो फरवरी 2025 में इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं ये श्री सुब्रमण्यम और इस पद पे 2 वर्ष के लिए आप देखेंगे नियुक्ति फरवरी 2023 में की गई थी और अब जो है ये 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब आप देखेंगे कि 2 साल तक के लिए थे, 2025 तक थे ये और अब इस पद पे ये अगले फरवरी 2026 तक इस पोस्ट पे ये रहेंगे। तो आप देखेंगे नीति आयोग को, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखेंगे 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ। किसका इसने जगह लिया था ये 5 ईयर प्लान जो हुआ करता था हमारा प्लानिंग कमीशन था, उसके जगह पे ये नीति आयोग को लाया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में और इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से होते हैं तो इसके चेयरमैन जो है वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। चेयरपर्सन जो है अभी कौन है? सुमन बेरी हैं इसके और वाइस चेयरमैन इनके साथ रहते हैं। साथ ही साथ इनके सीईओ जो है वो VVR सुब्रमण्यम है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और नीति आयोग जो है पूरे देश में निश्चित रूप से एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ध्यान रखेंगे ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं अनंत नागेश्वरन जी को, तो प्रधान आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल में भी 2 वर्ष का वृद्धि कर दिया गया है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं ये अनंत नागेश्वरन जी, जो विगत 3 वर्षों से भारत सरकार में प्रधान आर्थिक सलाहकार का काम कर रहे हैं और इनके कार्यकाल को देखते हुए इनकी जो समय सीमा थी फरवरी 2025 में समाप्त हो रही थी में की गई है और अब जो है वो 2022 से ये पोस्ट पे हैं, 28 जनवरी 2022 से, लेकिन अब इनके कार्यकाल में कितना कर दिया है? 2 वर्ष का और वृद्धि कर दिया गया है और अब ये अपने पोस्ट पे 31 मार्च 2027 तक जो है वो बने रहेंगे। तो याद रखिएगा ये कौन है? अनंत नागेश्वरन जी हैं, भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पिक्चर से आप देख पा रहे हैं जापानीज हैं और ये प्रसिद्ध जो हमारी कंपनी है मारुति की जो कंपनी है उसके ये सीईओ हैं। तो इनका नाम है हिसाशी ताकेउची, ये मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक हैं और सह सीईओ के कार्यकाल में भी इनके कार्यकाल में भी 3 वर्ष का जो है वो इजाफा वृद्धि कर दिया गया है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट फर्म से आते हैं, फिर भी बस एक नाम के लिए जान लें 31 मार्च 2028 तक ये अपने पोस्ट में बने रहेंगे। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपको यहाँ से नजर आ रहा है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी चर्चे में चल रहा है। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। तो बाकी जो मैंने आपको इससे पहले बताया ये सभी लोग अपने पद पे क्या कर रहे थे? ये सेवा में विस्तार इनका हो रहा था, लेकिन ये जो है ज्ञानेश कुमार इनकी नई नियुक्ति हुई है। ये देखते हैं कौन है ये। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार जी, जो मार्च 2024 से चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। तो आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त में जो सबसे सीनियर मोस्ट, अब ये सबसे सीनियर मोस्ट हैं, तो अब ये क्या बन रहे हैं? देश के मुख्य मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने जा रहे हैं। तो देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनको CEC कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, 19 फरवरी 2025 से अब ये क्या हो गए हैं? राजीव कुमार की जगह पे अब भारत के क्या हैं? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस पद पर राजीव कुमार को 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे और इनका स्थान वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ले लिया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ा जो रीढ़ का हड्डी है वो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का पारदर्शी होना लोकतांत्रिक पारदर्शी होने के बराबर है और ऐसे में इस पोस्ट पे ऐसे लोगों का TN सेशन जैसे लोगों का होना बहुत जरूरी है जो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को बनाए रखेंगे, उनको स्वच्छ रखेंगे। तो 19 फरवरी 2025 से इन्होंने पदभार अपना ग्रहण कर लिया है और चुनाव आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक पहले से था। चुनाव आयुक्त के रूप में जब ये काम कर रहे थे, अब इस अवधि में वह मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। इस बात को याद रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल संभालने की तिथि में तो आपको पता है जो मैक्सिमम कितने वर्ष तक ये रह सकते हैं, तो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की उम्र तक वे रहेंगे। और इस तरीके से ज्ञानेश कुमार जो होंगे वो देश के 26वें जो है वो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर जो है वो बन गए हैं, जो कि 19 फरवरी से अपना पदभार संभाल चुके हैं। अभी ये पूरा का पूरा जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा चर्चे में है और चर्चा इसलिए हो रही है इसके निर्वाचन को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके निर्वाचन के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया था और जब इनका सिलेक्शन हुआ तो इस गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया गया। आइए देखते हैं क्या वो चीज़। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति नियमानुसार गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की गई।
तो किसके आधार पे की गई है? ये पुराने गाइडलाइन के आधार पे की गई है, जिसमें 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, इस समिति में गृह मंत्री होते हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी होते हैं। राहुल गांधी के असहमति नोट के चलते चयन समिति ने 2-1 के बहुमत से वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को संतुति 17 फरवरी को दे दी, जिसका अनुमोदन राष्ट्रपति ने उसी दिन कर दिया। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त 26 जनवरी 2019 तक इस पद पे 29 तक इस पद पे रखेंगे। देखिए अभी जिसके आधार पे चुनाव आयुक्त का जो है वो नियुक्ति हुआ है, उसमें तीन जो है वो समिति में मेंबर थे। एक प्रधानमंत्री मतलब खुद थे, दूसरा जो है यहाँ पे क्या है, गृह मंत्री हैं, और तीसरे पे जो है विपक्ष के दल। तो आप देखें यहाँ पे 2 लोग तो खुद सरकार से हैं। अब किसी भी केस में सरकार जिसको चाहेगी उसको क्या करेगी, अपॉइंट कर सकती है। इसके ऊपर जो नाम मात्र का है, विपक्ष का नेता जो होगा यहाँ पे नाम मात्र का है, क्योंकि वो विरोध करता भी है तो भी जो रिजल्ट होगा वो 2-1 से होगा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था। तो देखिए इस चुनाव आयुक्त के रिक्त पद पर जहां से अब चुनाव आयुक्त पे 3 सदस्यीय मेंबर हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें से अब इनका पोस्ट जो है वो खाली हो गया है। तो उनके जगह पे अब कौन आए हैं, तो विवेक जोशी जी जो हैं, तो इनके और कौन 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में एक अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू हैं, और दूसरा ज्ञानेश कुमार जो है वो टॉप हो गए हैं। तो एक ज्ञानेश कुमार जो कि चीफ बन गए हैं, इसके अलावा सुखबीर सिंह संधू हैं, और जो उनके जगह पे आए हैं वो कौन है, विवेक जोशी। तो पूरे चुनाव आयुक्त में आप देखेंगे अभी 3 लोग जो हैं टॉप पे हो गए आपके ज्ञानेश कुमार, दूसरे स्थान पे हो गए आपके सुखबीर सिंह संधू, और तीसरे स्थान पे जो हो गए वो विवेक जोशी जी हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 सदस्य हैं, एक जो है वो CEC को लेकर। आप देखेंगे भारत में यदि आप देखेंगे CEC, तो आप देखेंगे भारत में जो पूरा चुनाव आयोग है उसके पहले CEC जो कौन थे, वो सुकुमार सेन थे। कब से कब तक रहे हैं, तो भारत संविधान जब से हमारा लागू हुआ है उसके बाद आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 के बाद आप देखेंगे जब इलेक्शन कमीशन अपने अस्तित्व में आता है, तो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन जो है वो देश के प्रथम CEC रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार जो है वो 26वें CEC हैं, 25वें जो थे वो राजीव कुमार थे। जानने वाली बात यहाँ पे क्यों है, चर्चा में क्यों है, इस बात को समझ लें। तो हाल ही में ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति ने पहली बार चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 के तहत नए प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस कानून ने पद के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI को छोड़कर एक चयन समिति की स्थापना की गई, और इस नियुक्ति में भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में बहस छोड़ दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस आधार पर इनको चुना गया है और जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में प्रधानमंत्री हैं, उस कमेटी में होम मिनिस्टर हैं, और तीसरे तरफ जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आप बताइए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो यदि वो ना कर भी देता है तो ये दोनों आदमी जो है वो सरकार के आदमी हैं और ये कभी भी डिनाई करेंगे नहीं। तो फिर इस कमेटी बनाने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन को यहाँ पे नाम रखने के लिए किया गया है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया और नया गाइडलाइन दिया था। देखिए जरा यहाँ पे आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 में मुख्य प्रावधान क्या लाया गया है। तो चयन प्रक्रिया जो रखा गया है, खोज समिति, पहले खोज होगा उसमें से पैनल सेलेक्ट किया जाएगा और फिर चयन समिति में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। चयन समिति में कौन होंगे, तो अंतिम नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें शामिल कौन होंगे, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री जिसको भी चाहे आप होम मिनिस्टर को ले लें, चाहे डिफेंस मिनिस्टर को ले लें, किसी को भी जिसको चाहे, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री होने चाहिए। तीसरा जो है विपक्ष के नेता, लोकसभा में सबसे बड़ा जो विपक्ष नेता होगा वो होंगे। कार्यकाल जो होगा CEC का 6 वर्ष का होगा, या उनका उम्र जो है मैक्सिमम 65 वर्ष तक हो जाए। योग्यता क्या होगी, तो केंद्र या राज्य सरकार में सचिव या समकक्ष पद पर किया गया हो। मतलब जो आप देखेंगे कि IAS का जो ब्यूरोक्रेसी के हाईएस्ट पोस्ट पे मोस्टली होना चाहिए, तो जो सचिव के पोस्ट पे होते हैं जनरली ब्यूरोक्रेसी के हाईएस्ट पोस्ट पे ही होते हैं। निष्कासन इनका कैसे हो सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जैसी प्रक्रिया है उसी के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इनके मुख्य रूप से आप देखेंगे कि पूरे के पूरे पोस्ट का है। संवैधानिक प्रावधान और भारत के चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है, तो संविधान में देखेंगे यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका जिक्र कहाँ किया गया है, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल नंबर 324 से 329 के अंतर्गत जो है वो इस पूरे चुनाव आयोग का क्या है, जिक्र किया गया है। 324 में आप देखेंगे चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। 25 के अंतर्गत यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो मतदाता सूची बनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किसको दिया जाता है, चुनाव आयोग बनाते हैं, उनके जो साइंस होते हैं उनको अलॉट करता है। आर्टिकल 326 चुनाव के आधार के रूप में वयस्क मताधिकार को अनिवार्य बनाता है। तो चुनाव में जो वयस्क मताधिकार है हमारा 18 वर्ष का, वो उसका आर्टिकल कौन सा है, 326 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लें आप। आर्टिकल नंबर 327 और 28 यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभा को चुनाव के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। मतलब चुनाव आयोग किसका किसका इलेक्शन करवाता है, तो संसद का चुनाव मतलब सेंट्रल लेवल पे, और विधानसभा के इलेक्शन के लिए जो है वो सारी संस्तुति जारी करती है। आर्टिकल नंबर 329 में देखें, परिणामों की घोषणा से पहले चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पे रोक लगाता है। मतलब आर्टिकल नंबर 329 जो है मतलब जो चुनाव का परिणाम होता है उसमें आप जो न्यायिक प्रक्रिया पे रोक लगाने की बात करती है। इससे इंपॉर्टेंट जो अभी तक सुधार को लेकर जितने भी अभी तक आयोग बैठे हैं उसमें इंपॉर्टेंट नाम है गोस्वामी समिति, 1990 में बना हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए लगातार इस पे
उन्होंने बोला था कि इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश का होना जरूरी है, लोकसभा विपक्ष के नेता होने चाहिए और परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति सुझाव होने चाहिए। तो आप देखिए, इन्होंने भी 1990 में भी उन्होंने बताया था कि मुख्य चुनाव आयोग के लिए तो मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए और लोकसभा के विपक्ष के नेता या लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता के परामर्श से राष्ट्रपति को ये देना चाहिए। चुनाव आयुक्त के लिए मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के विपक्ष के नेता और मुख्य चुनाव आयोग के परामर्श से जो है, जो मतलब तत्कालीन है, उनके आधार पर जो है वो मुख्य चुनाव आयोग का होना चाहिए। इसके बाद 2002 में भी ऐसा ही डिसीजन आपको देखने को आया था, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपसभापति को लाने का बात किया गया था। विधि आयोग 2015 जो बैठी थी उसने क्या कहा था, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश। तो आप हर बार देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जुडिशियरी को लाने का प्रावधान किया जा रहा है और तीनों अलग अलग आदमी होने चाहिए जिनका अपना वर्डिक्ट अलग हो। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2023 में जो गाइडलाइन दिया था, उन्होंने कहा था कि इसके, चूंकि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, चूंकि ईवीएम के हैक को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठा था, इसको लेकर उन्होंने चर्चा उठाया था और उन्होंने कहा था कि इसमें भी मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इस बार जो सिलेक्शन हुआ है उसमें सीजीआई को शामिल नहीं किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। यही कारण है कि ये पूरा का पूरा जो है वो प्रोसेस है वो चर्चे में है। आगे देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो मनु भाकर बीबीसी की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो बीबीसी आपको पता है कि भारत में बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इस बार इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है, मनु भाकर जी को दिया गया है। तो 22 वर्षीय मनु भाकर का चयन किया गया है। मनु भाकर ने अभी हाल में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 कांस्य मेडल्स भारत के लिए जीते हैं। 2 ब्रॉन्ज मेडल, जो आप देखेंगे कि जो ब्रॉन्ज मेडल 2 इन्होंने जीता है और किसी एक ओलंपिक आयोजन में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। हालांकि इनके अलावा जो है पैरा ओलंपिक्स में ये काम जो है किसने जीता है, अवनी लेखरा ने भी किया हुआ है, लेकिन इस बार मनु भाकर जी को दिया गया है आपको बीबीसी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का अवार्ड। और किन्हें मिला है देख लीजिए, यहाँ पे खिलाड़ी, यहाँ आप देख रहे हैं शीतल देवी जी को देख रहे हैं, ये मनु भाकर जी हैं। आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मृति मंधाना देख रही हैं, जो भी हाल फिलहाल में संन्यास ले ली हैं, और यहाँ पे अवनी लेखरा दिख रही हैं। तो आप देखें कि भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए बीबीसी पुरस्कार का यह 5वां वर्ष था, इस बात को आप बता दें। और 2023 में बीबीसी का यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इस 2019 का ये पहला पुरस्कार जब स्टार्ट किया गया था, 2019 से इसको महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसमें स्टार पीवी सिंधु को जो है वो पहला पुरस्कार दिया गया था। 2020 में शतरंज के लिए कोनेरू हम्पू के लिए दिया गया था। 21 में मीराबाई चानू को दिया गया था। भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए बीबीसी के वर्ष 2024 में अन्य पुरस्कारों में, मतलब ये जो पुरस्कार दिया गया है ये 2024 के लिए दिया गया है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा को दिया गया है। यहाँ पर अवनी लेखरा जी को देख रहे हैं। इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी जी को देख रहे हैं। अपने आप में एक इंस्पायरिंग जो है वो पैरा एथलीट हैं। इन्हें आपको, यदि आपने पढ़ा होगा इनके बारे में तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए कि एक ऐसी तीरंदाजी, एक ऐसी शूटर हैं ये, मतलब आर्चरी के में, जिनके पास हाथ ही नहीं है। आप देखिए बिना हाथ के ये पैर से चलाती हैं और लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही होती हैं। तो आप देख सकते हैं हिम्मत किस तरीके की है और जज्बात और जज्बा जो होता है कितना आगे बढ़ा सकता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट और जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, सबसे बड़ी बात है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है मिथाली राज क्रिकेटर को दिया गया है, क्योंकि मिथाली राज जी अभी हाल फिलहाल में संन्यास ले चुके हैं और बहुत बड़े लंबे समय तक जो है इन्होंने महिला क्रिकेट में अपनी सेवा दी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीबीसी के द्वारा अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जिसको हम सीके नायडू पुरस्कार के नाम से जानते हैं, तो हमारे क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी या क्रिकेट में भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। आप जैसा को देख रहे हैं, आईसीसी के अभी क्या है, चीफ हैं ये। तो भारतीय कंट्रोल बॉक्स बीसीसीआई ने 2023-24 में पुरस्कारों को वितरण कर दी है। 1 फरवरी 2025 को हुआ है। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की पॉली उमरगर ट्रॉफी किसको दी गई है, इस बार जसप्रीत बुमराह को दी गई है। और देखिए और कौन कौन से मिला है। सीके नायडू, सचिन तेंदुलकर को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष मेल में जसप्रीत बुमराह को मिला गया है पॉली उमरगर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फीमेल स्मृति मंधाना बनी है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण इमर्जिंग खिलाड़ी किसको दिया गया है, तो सरफराज खान को दिया गया है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण महिला में आशा शोभना को मिला है। बीसीसी विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने संन्यास ले लिया है। और स्ट्रीट ऑफ द कुट्टी वाला जो है इन्हीं का बुक है। दूसरा, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन महिला स्मृति मंधाना है। एक दिवसीय क्रिकेट में महिला जो है दीप्ति शर्मा को दिया गया है। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर, तो ये सब आप देख सकते हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जसप्रीत बुमराह और पॉली उमरगर पुरस्कार जो है वो जसप्रीत बुमराह और सीके नायडू पुरस्कार सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार का जो है घोषणा कर दिया गया है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी बस जानकारी के लिए देख लीजिए। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत जगत के लिए दिया जाता है। मोर इंपॉर्टेंट जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है और बेसिकली संगीत जगत के लिए। और ये 67वें क्रम का है, 67वें क्रम का जो है ये ग्रैमी पुरस्कार है। और ये जर्मनी अवार्ड, बेसिकली ये ग्रैमी अवार्ड का वितरण जो है लॉस एंजल्स कहाँ पे किया गया, तो यूएसए में किया गया है 3 फरवरी 2024 को। रिकॉर्डिंग एकेडमी के वर्ष 2025 के लिए इन पुरस्कारों में भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन, इनका नाम याद रखिएगा, ये चंद्रिका टंडन है, ने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्फिएट एंड
चैंट एल्बम, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम का पुरस्कार अपने 2 अन्य सहयोगी द अफ्रीकी फ्लोटिस्ट वाउटर किलरमैन और जापानी सोशलिस्ट ईरू मात्सुयो को साझा किया है। तो कुल मिला के भारतीय मूल की हैं चंद्रिका टंडन जो है वो इसलिए चर्चे में है, और इनका एल्बम जो है वो क्या है, त्रिवेणी है, इसलिए इनको दिया गया है। इसके अलावा 5 और लोगों का नाम दिया गया है इसमें, और बियोंसे का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। उन्हें एल्बम ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम का पुरस्कार भी दिया गया है। तो आप इसको देख लें पीडीएफ में, यदि आप देख रहे होंगे, जो हार्ड कॉपी पढ़िएगा उसमें प्रतियोगिता दर्पण में निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं लग रहा है। इसके अलावा आप देखें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये फिर इसको भी आप देख सकते हैं। कैड्रिक लैमर और बियोंसे जो है वो सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो कैड्रिक लैमर नाइट लाइक अस के लिए दिया गया है। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार में आप देखेंगे कि अमेरिकी गायिका है चैपल रोआन को दिया गया है। तो ये पुरस्कारों में आप देख सकते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर जो है वो बियोंसे को दिया गया है, जो कि अमेरिकी गायिका है काउ बॉय कार्टर के लिए। तो ये आपको ये है बियोंसे और ये है कैट्रिक लैमर। आगे बढ़ते हैं। बाफ्टा जो है वो ब्रिटिश फिल्म अकादमी की तरफ से होता है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स कहते हैं इसको, बाफ्टा कहते हैं। इन्होंने भी अपने पुरस्कार की घोषणा की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्कर के ठीक पहले जो है ये 78वां पुरस्कार है, ये बाफ्टा पुरस्कार। ऑस्कर के ठीक पहले इसका जो है वो क्या होता है, घोषणा होता है, और मोस्टली ऑस्कर में इन्हीं के द्वारा घोषित फिल्मों का जलवा रहता है। तो 16 फरवरी 2025 को आप देखेंगे कि 78वें बाफ्टा का अवार्ड जो है वो घोषित कर दिया गया है, और ब्रैंडी कावेट द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूटलिस्ट तथा एडवर्ड बर्गर द्वारा निर्देशित फिल्म कॉमन क्लेव को सर्वाधिक 4 पुरस्कार यहाँ पे मिले हैं। तो द ब्रूटलिस्ट आप याद रखिएगा, जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और उसके अलावा आप देखेंगे कि जो कॉन्क्लेव है उसको भी यहाँ पे अवार्ड मिला है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एडियन ब्रॉन्डी है जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको दिया गया है, और मिकी मेडिसिन है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है वो ब्रैंडी कार्बेट है, जो कि फिल्म द ब्रूटलिस्ट के दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो कौन सा है, कॉन्क्लेव है, और संभव है कि जब ऑस्कर की घोषणा होगी तो इनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक भारतीय फिल्म जो है पायल कपाड़िया के निर्देशन में बनी एक मलयालम फिल्म थी, जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट इस श्रेणी में नामांकित जरूर थी, लेकिन इनको कोई पुरस्कार जो है वो नहीं मिल पाया है। इस बात को आप याद रखेंगे। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है मिकी मेडिसिन, जो कि फिल्म एनोरा में थी, उनको मिला हुआ है। तो ये सारे हैं, इसको आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट था उसको मैंने कवर कर दिया है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन में मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन के द्वारा जो है ये मानद सम्मान है, जहां नाइटहुड का आपको याद आ रहा होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी ये दिया गया था साहित्यिक रचना के लिए, गीतांजलि के लिए। तो और वो पहले भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। एन चंद्रशेखर जो है टाटा समूह के जो है वो मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश का जो है सबसे सम्मानित अवार्ड है, जो इस बार किसको दिया गया है, भारतीय उद्योगपति एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। और मुख्य रूप से ये कौन है, तो टाटा समूह के चेयरमैन है अभी। आगे देखते हैं डेथ किनका हो गया है। तो जो पर्सनालिटी हैं, ये सैम नुजोमा का आप नाम याद रखेंगे। ये स्वतंत्र नामीबिया के पहले राष्ट्रपति हैं, सैम नुजोमा, जो 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, वैसे ही नामीबिया में इनको राष्ट्रपिता का जो है वो क्या किया जाता है, दर्जा दिया जाता है। 1990 में आज़ादी दिलाने में संघर्ष के चलते उन्हें वहाँ राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। मोस्ट जो है सैम नुजोमा जो है वो नामीबिया के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे देखते हैं। नवीन चावला जो है वो पूर्व सीई से थे, इलेक्शन कमीशन जो है उनका भी निधन हो गया है 79 वर्ष के, और ये देश में जो है वो सीई से रह चुके हैं। 16वें चुनाव आयुक्त जो है वो रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध जो लेखक थी, प्रसिद्ध जो किताब है मदर टेरेसा जो है वो 24 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ था, और वो काफ़ी चर्चे में रहा था। आगा खान चतुर्थ जो है इनका भी निधन हो गया है। तो इस्लामिक मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक नेता 49वें इमाम थे ये, प्रिंस करीम अल हुसैन आगा खान चतुर्थ, 88 वर्ष में इनका निधन हो गया है। तो इनके बारे में ही बस नाम याद रख लीजिएगा, और ये समुदाय के 50वें आगा खान बनाए गए थे। तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल्स जानने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम याद रख लें आप इसका। इंपॉर्टेंट डे के रूप में आइए देख लेते हैं। जो इस फरवरी, चूँकि ये मैगजीन का संस्करण जो है वो अप्रैल का जो रहता है, लेकिन जो न्यूज़ रहता है इसमें फरवरी का है इसमें मोस्टली, तो इसलिए फरवरी के महत्वपूर्ण डे को यहाँ दिया गया है। तो 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी भारत में कितने वेटलैंड हो गए हैं, 89 वेटलैंड हो गए हैं। 4 जो है वो इसी उपलब्ध पे दिया गया था। 2 फरवरी आप याद रखिएगा 1971 जो है वो इसमें रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसी के आधार पर ये वेटलैंड डे जो है मनाया जाता है। 4 फरवरी जो है श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस है। तो 4 फरवरी 1948 को आप देखेंगे कि श्रीलंका जो है वो ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में जो है उसमें इसका नाम क्या हुआ करता था, तो सियोन इसका नाम हुआ करता था। बाद में इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। 4 फरवरी को और मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। 10 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जो विश्व दाल दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। और ये UNGA के द्वारा शुरू किया गया था, 2018 में ये घोषित किया गया था, और 2019 से इसे मनाया जा रहा है। 11 फरवरी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस, और इसको भी UNGA ने ही घोषित किया हुआ था।
आगे देखते हैं 12 फरवरी जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो आप देखेंगे कि ये यूनेस्को के द्वारा 36वें सत्र में 3 नवंबर 2011 को इसका क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। 14 फरवरी आप सभी को मालूम है, जो भी आप देख रहे हैं, वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 फरवरी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का है ये, इसलिए जरूरी है। तो ये बेसिकली यूएन इकोसॉक जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत जो है ये मनाया जाता है और यूएनजीए के द्वारा 2007 में इसे घोषित किया गया था। 20 फरवरी को आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेटहुड दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 20 फरवरी 1987 को आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेट को क्या मिला था? राज्य का दर्जा मिल गया था और इसके पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले ये यूटी के रूप में थे। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है और ये बांग्लादेश की भाषा आंदोलन दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में यूनेस्को के द्वारा स्वीकार किया गया था 1999 में। तो ये फरवरी माह के आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डे हैं। 24 फरवरी जो है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी आप सबको मालूम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा अपने प्रसिद्ध रमन प्रभाव के लिए इसको मनाया जाता है, चूँकि इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 से प्रदान किया गया था। 28 फरवरी 1928 को आप देखेंगे कि इनकी घोषणा की गई थी। इस उपलक्ष्य में 28 फरवरी जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लें पुस्तकें जो है कौन से न्यूज में रही हैं। द सर्कल ऑफ द लाइफ, ये सुधा मूर्ति जो क्या देख रहे हैं कि जो सुधा मूर्ति कौन है आप सभी को मालूम होगा। तो सुधा मूर्ति कमेंट करके बताइएगा ये कौन है। तो द सर्किल ऑफ लाइफ इनकी प्रसिद्ध किताब है, काफ़ी चर्चे में है अभी ये। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, सावरकर को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रहा है। तो उनकी एक पुस्तक है अरुण शौरी। तो आप देखेंगे अरुण शौरी ने इस किताब को लिखा है। ऑर्बिटल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बुकर पुरस्कार से संबंधित है, सामंता हार्वे जी को दिया है। सामंता हार्वे की ये पुस्तक है। और वाइल्ड फिक्शंस ये है अमिताभ घोष जी की पिक्चर है, बुक है ये। फेस्टिवल्स में देखें कहाँ क्या फेस्टिवल मनाया गया है। तो आदि महोत्सव जो है वो जनजातीय फेस्टिवल है, बेसिकली जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव दिवस 2025 इस बार कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में मनाया गया है 18 से 24 फरवरी 2025 के बीच में। और इसे बेसिकली किसके द्वारा मनाया गया है? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज ट्राइफेड के द्वारा, जिसे 2017 में आयोजित, सबसे पहले इसे 2017 से मनाना शुरू किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि जितने भी हमारे जनजाति संप्रदाय के जो है वो प्रसिद्ध कृति हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अलावा जो इनके प्रसिद्ध कार्यक्रम हैं, जिसमें छौ नृत्य जो कि झारखंड का है, कलबेलिया जो राजस्थान का है, गौरमारिया छत्तीसगढ़ का है, सिद्धि धमान गुजरात का है, अंगी, ये सब जो हैं इसके प्रस्तुति में शामिल थे। और इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को इसमें क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला ये भी कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये अभी हरियाणा में संपन्न हुआ है। यहाँ पे 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में संपन्न हुआ है, जो 7 से 23 फरवरी के बीच में ये हुआ था। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेले के थीम राज्य में कौन कौन थे? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो है इसके थीम राज्य में है। और भागीदार पार्टनर के देश में भागीदार पार्टनर का दर्जा इस पर किसको दिया गया है? बिम्स्टेक कंट्री को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो सम्मेलन के रूप में आप देखिए कौन सा है? अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 98 श्रेणी का था, जो कि 21 से 23 फरवरी 2025 के बीच में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। चर्चे में इसलिए है क्योंकि 71 वर्ष पश्चात इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो बस इतना ही। इसमें दुर्घटना में देखें किनका क्या दुर्घटना हुआ था। तो एयरफोर्स का जो है मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जो है वो कहाँ किया गया था? ये क्रैश किया था मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 6 फरवरी को। और क्या दुर्घटनाएं हुई हैं? ये दुर्घटना आपने निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो ये कनाडा का जो है वो एक कनाडा का ये रनवे है और वहाँ पे टोरंटो में आप देखेंगे कि लैंडिंग के समय ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट जो है क्या हो गया? रनवे पे जो है वो पलट गया। लेकिन बावजूद इसमें कुल मिला के 176 यात्री जो थे 76 यात्री सवार थे, जिसमें 22 कनाडाई यात्री हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें किसी को कुछ हुआ नहीं, कोई भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हताहत नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात रही है। डेल्टा एयरलाइंस का ये पूरा यात्री विमान था और यह लैंड करते समय रनवे पर बर्फीली सतह पर पलट गया था। इसमें 4 सदस्य जो हैं चालक दल के थे और 76 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 18 यात्री चोटिल हुए थे और विमान में सवार सभी 176 यात्री जिसमें से 22 कनाडाई थे और बाकी विदेशी थे। तो कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ जहाज जो है पलट गई। बड़ी दुर्घटना से ये बच गया था। इसके अलावा मिसलेनियस में आप देख सकते हैं 9 नाटो राष्ट्र का संयुक्त युद्धाभ्यास स्टीड फास्ट डार्ट। तो स्टीड फास्ट डार्ट को आप याद रखिएगा, ये किसका एक्सरसाइज है? तो ये नाटो का है, इस बात को आप याद रखिएगा। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अपने कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कि नाटो का जो है वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसका जो है वो गठन कब हुआ था। नाटो आपको पता है कि यूएसए लेड जो है ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के कारण आप देख रहे हैं कि आज के डेट में रूस यूक्रेन वॉर चल भी रहा है। और इसके लेटेस्ट मेंबर कौन है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अन्यथा मैं अगले में आपको बता दूंगा। नाटो का वर्ष 2025 जो है वो विरुद्ध यहाँ पे स्टीड फास्ट डॉट जो है ये इनका कंबाइंड एक्सरसाइज हुआ है। और ब्रिटिश सशस्त्र बलों के नेतृत्व में रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस जो है 13 से 26 फरवरी के बीच में ये जो है वो पूरा का पूरा। और अभी नाटो में कितने मेंबर हैं ये भी बताइएगा। तो 32 अभी मेंबर हैं उसके। भारत और मिस्र के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम क्या है? साइक्लोन 2025। तो राजस्थान के महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हुआ है साइक्लोन
2025, 10 से 23 फरवरी के बीच में। और यह वार्षिक एक्सरसाइज है, प्रतिवर्ष जो है वो मनाया जाता है। और 2024 वाला जो कहाँ हुआ था वो मिस्र में हुआ था। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए अमेरिका, ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका के अन्य स्थानों पर एआई की पहुंच सुगम बनाने के लिए अरबों डॉलर के निवेश की इस परियोजना की घोषणा किसने की है? तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के समेत वाले अमेरिकी टेक्नोलॉजी के ग्रुप मेटा के द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। और इसके तहत 50,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी के लिए OFC केबल जो है वो समुद्र के नीचे बिछाया जाएगा और 7,000 मीटर की गहराई तक ये केबल जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया है? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ इसका नाम दिया गया है। यह प्रोजेक्ट 5 प्रमुख महाद्वीपों तक पहुँचाने वाले इस नेटवर्क का जो नाम दिया गया है। और यदि आप देखेंगे इसकी पूरी लंबाई आप देखेंगे तो कुल लंबाई पृथ्वी के परिधि से भी अधिक होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आप देखेंगे परियोजना है जो पूरी दुनिया में इंटरनेट की सुलभता को सुनिश्चित करेगा और काफ़ी तेज बनाएगा। मेटा के द्वारा इसे प्रमोट किया जा रहा है। और आखिर में देख लें कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन दैट इज ITPO के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा 32वें नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन यहाँ किया गया है। 1 से 9 फरवरी के बीच में आयोजन किया गया था। और इस वर्ष मेले में 52वें वर्ष में 40 से अधिक देशों के लगभग 2000 से अधिक प्रकाशनों ने इसमें जो है वो हिस्सा भी लिया था। इस बात को आप याद रखेंगे। और भारत के इस सबसे पुराने पुस्तक मेले का आयोजन पहला द्विवार्षिक था जो 2013 से अब क्या हो रहा है वो प्रतिवर्ष हो रहा है। ये आप देख रहे हैं पूरा दिल्ली का मार्केट है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के माध्यम से आपको नवीनतम सामान्य ज्ञान बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और यदि आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है तो कुछ घंटे में हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के मुख्य आयाम को समाप्त कर लिया है यहाँ पे। अब इसका एक इकोनॉमी सेक्शन बचा हुआ है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स बचा हुआ है। इसको अगले सेशन में हम क्लब करके कवर कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपकी ज्ञान वृद्धि जरूर हुई होगी। और यदि लगता है कि ज्ञान वृद्धि हुई है तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ आप इस सेशन पे आप बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे संबंधित सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसे भी आप देख सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। और अपने करते रहिए पढ़ाई को कंटिन्यू। इसके साथ साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।